मेरा नाम खुशी है। सब मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ किया करते थे। मैं खुद भी जब अपने आप को देखती तो अपनी खूबसूरती पर गर्व महसूस करती थी कि ऊपर वाले ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है, कितना सुंदर चेहरा दिया है और कितना सुंदर रंग रूप दिया है। मेरा गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी हल्की नीले रंग की आंखें और प्यारी सी मुस्कुराहट जिस पर हमेशा लोग मर मिट जाया करते थे। अमन मेरी आंटी मतलब खाला का बेटा था। हमारा घर एक ही गली में था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हम दोनों की मोहब्बत जैसे हमारी ज़िंदगी की बर्बादी बन चुकी थी। अमन के पिता एक कारोबारी इंसान थे। उनकी माँ यानी मेरी आंटी हमेशा ऊंचा बोलती थी, कड़वा बोलती थी, अपनी दौलत पर हमेशा घमंड करती थी। उन्हें हमारा घर छोटा लगता था, हम लोग गरीब लगते थे, लेकिन अमन हमेशा हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता था। वो हमेशा इज्जत से मेरी तरफ देखने वाला लड़का था। जब भी वो हमारे घर आता तो किसी न किसी बहाने से मुझसे ज़रूर मिलता था और फिर किसी न किसी बहाने हम आपस में बातें कर लिया करते थे। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी जब उसने छुपकर मुझे गिरा हुआ चम्मच उठाकर दिया कि तुम हर दिन बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं शर्मा गई थी मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना सोचा कि शायद वो मजाक कर रहा होगा। ऐसे लम्हे कई बार आए थे, कभी किसी त्योहार पर तो कभी किसी फंक्शन में। वो मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं रहता था। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए वो मोहब्बत देखी थी जो किसी अपने चाहने वाले के दिल में होती है। वो नज़रों से कुछ कहता और मैं नज़रें झुका लेती। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि खूबसूरती के साथ गैरत भी रखो, और मैंने ऐसा ही किया। अमन कभी कुछ कहने के लिए किसी हद तक नहीं गया था। शायद वो भी जानता था कि उसकी फैमिली कभी हम दोनों के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगी। मेरी आंटी के 2 बच्चे थे, अमन और तमन्ना। वो हमेशा अपने दोनों बच्चों के लिए बड़े ही ऊंचे ऊंचे सपने देखती थी। उनका कहना था कि मैं अपने बेटे के लिए बहू बड़े अमीर परिवार से लेकर आऊँगी, जो कि सुंदर भी होगी और दान दहेज भी बहुत सारा लेकर आएगी, और बेटी की शादी भी किसी ऐसे ही परिवार में करूँगी जो अमीर होने के साथ साथ मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, जहाँ उसे कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। उसी दौरान मेरी ज़िंदगी ने एक और करवट ले ली थी। मेरे लिए एक रिश्ते की बात चल रही थी जो अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मोहल्ले के एक दुकानदार के यहाँ से उनके बेटे का एक रिश्ता और आ गया। वो लोग काफ़ी अमीर थे, उनकी फैमिली भी शरीफ थी। इस रिश्ते से मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत खुश और बेफिक्र थे, क्योंकि लड़का देखने भालने का भी अच्छा था और रिश्ते से इनकार की कोई वजह नहीं थी। अच्छा कमाता था, घर भी अच्छा था और अपने ही पेरेंट्स के साथ रहने वाला। और सबसे बड़ी बात, मोहल्ले में उसके परिवार की जितनी इज्जत थी उतनी ही ज़्यादा तारीफ भी थी। हमारी फैमिली से तो उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे। मैं तो खामोश थी, बस दिल के अंदर एक ख्वाहिश जाग रही थी जो किसी भी वक्त बाहर आ सकती थी। मेरा दिल भी अमन को पसंद करता था, मगर हम दोनों की फैमिली में बहुत फ़र्क था। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। लेकिन जब मेरे दिल में ख्याल आता कि अगर मेरी शादी अमन से हो जाए तो वो मुझे बहुत खुश रखेगा, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बस यही सोचकर मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो जाया करता था। मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि रिश्ता तो बहुत अच्छा है, बेटी की उम्र भी हो रही है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें इसका रिश्ता यहाँ तय कर देना चाहिए। मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कुछ कहना चाहती हो? तो मैंने नज़रें झुका ली थीं, बस इतना कहा कि जैसा आप लोगों को बेहतर लगे, मैं उसी में खुश हूँ। हालांकि मैं खुश नहीं थी, मेरे होठ कुछ और कह रहे थे और दिल कुछ और चाहता था। दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था। मैं जानती थी कि ये बात अमन तक ज़रूर पहुंच जाएगी कि मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन जब मैं दोपहर का खाना खा रही थी तो अचानक घर का दरवाज़ा बजने लगा। दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ आंटी और तमन्ना थी, जो गुस्से से भरी पड़ी थी। वो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे पीछे अमन भी था। आंखें गुस्से से भरी हुई थी। मम्मी पापा हैरान होकर कहने लगे कि क्या हुआ है। मम्मी ने कहा कि सब ठीक तो है, तो आंटी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि हाँ हाँ सब ठीक है, बस एक ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। तमन्ना के चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे। मैंने एक पल को देखा और फिर नज़र झुका ली। अमन आगे बढ़ा और मेरी मम्मी के कदमों में झुककर बैठ गया। कहने लगा, आंटी बस आप एक बात मान लो मेरी। मेरी मम्मी उसकी इस बात पर घबरा गई। कहने लगी कि बेटा क्या बात है। उसने कहा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप लोग उसका रिश्ता तय करने वाले हैं तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता, प्लीज़ इनकार मत करना।
उसकी आवाज़ में रिक्वेस्ट के साथ साथ जिद भी थी। मम्मी पापा तो हैरान रह गए थे। पापा ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी। अभी पापा कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक वो खामोश हो गए, लेकिन अमन समझ गया था। उसने कहा कि हाँ अंकल, मम्मी भी मान जाएंगी, बस आप हाँ कर दीजिए। पापा ने मेरी मम्मी की तरफ देखा, फिर आंटी ने सख्त शब्दों में कहा कि हाँ, हम भी यहाँ अपने बेटे की ज़िद पर आए हैं, ना कि अपनी मर्ज़ी से। मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो अपने बेटे से पहले ही कह चुकी थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घर में करूँगी, लेकिन इसने तो ये रिश्ता करने की ज़िद बांध ली है। तभी तमन्ना बोल पड़ी और कहने लगी, वैसे भी मम्मी, इनकी सोच और हमारी सोच में फ़र्क भी तो बहुत है। तमन्ना के शब्द जहर डाल रहे थे। आंटी ने कहा कि हाँ तमन्ना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर तमन्ना ने अपने भाई की तरफ देखकर कहा कि भाई, आपको कोई और लड़की नहीं मिली थी, इस लड़की के पीछे तो आप अपनी इज्जत भी दांव पर लगा रहे हो। इतने में ही अमन ने अपनी बहन को घूर कर देखा और कहा कि अगर तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह है तो खुशी को इज्जत दो, वो मेरी होने वाली पत्नी है, मैं उसे इज्जत से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तभी मेरी मम्मी घबरा गई और कहने लगी कि ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। उसने मेरी मम्मी से कहा कि आंटी, मैं खुशी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अगर आपने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो मैं कभी भी खुश नहीं रहूँगा। मेरे मम्मी पापा ने एक गहरी सांस भरी, जैसे सालों का बोझ उनके कंधों पर आ गया हो। पापा ने मम्मी की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाई और मम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि बेटा खुशी, तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने खामोशी से अपना सर झुका लिया। दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी, लेकिन आंटी और उनकी बेटी के चेहरे पर फैला हुआ घमंड देखकर मेरे दिल की खुशी कम पड़ती जा रही थी। जैसे तैसे मेरा रिश्ता अमन के साथ तय हो गया था। सबने मुझे बधाइयाँ दी, लेकिन तमन्ना और आंटी बहुत खामोश थीं और धीमे धीमे आपस में कुछ बातें कर रही थीं। फिर उन्होंने हमारे घर से जाते समय आंटी ने चुपके से मेरी मम्मी से कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की पत्नी तो बनने जा रही है, लेकिन मैं उसे कभी बहू नहीं बनने दूंगी। और तमन्ना ने जाते जाते मेरे कानों में कहा कि तुमने मेरे भाई को मुझसे छीना है, मैं तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं दूंगी। मैं और मम्मी उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर पत्थर के बनकर खड़े रह गए थे। लेकिन अमन ने जाते समय मुझे एक नज़र देखा, वो मुस्कुराया, वो बहुत खुश हो रहा था और बहुत एक्साइटेड भी था। उन लोगों के जाने के बाद जब मम्मी ने मुझसे बात की तो कहने लगी कि बेटा, मुझे तो कोई अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा है। दोनों माँ बेटी जिस तरह से अपनी बात कहकर गई हैं, उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि तुम वहाँ पर कभी खुश नहीं रह सकोगी, क्योंकि रिश्ता हो या मोहब्बत, अगर ससुराल वाले दिल से एक्सेप्ट ना करें तो लड़की का जीना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर पति साथ हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अमन का कॉन्फिडेंस देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, मगर ना जाने क्यों मुझे तुम्हारे भाग्य से डर लग रहा है। मैंने मम्मी से बस इतना कहा, मम्मी, अमन के साथ हर मुश्किल आसान लगती है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे दिल के अंदर भी एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जिसे आने वाले तूफान से पहले ही महसूस किया जा सकता था। उस दिन पहली बार मैंने मोहब्बत को कामयाब होते हुए देखा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जीत गई हूँ, लेकिन क्या ये सच में जीत थी या एक ऐसी हार जो समय आने पर मेरा सब कुछ छीन सकती थी। शादी की तारीख तय हो गई थी। मेरे घर वाले तो वैसे भी गरीब थे, मेरी शादी सिंपल तरीके से ही करने वाले थे। उन्होंने शादी की सारी तैयारियां सिंपल तरीके से की थी। शादी हमारे ही बजट के अकॉर्डिंग एक छोटे से मैरिज हॉल से हो रही थी। मेरे दिल में एक सुकून था कि जिससे मैं मोहब्बत करती थी उसी से मेरी शादी होने जा रही है। बारात मैरिज हॉल में आ चुकी थी। अमन के घर वालों का बिहेवियर बहुत अलग था। अंकल आंटी तो गुस्से में थे, उन्होंने तो मेरे माता पिता से कोई बात भी नहीं की थी। और तमन्ना तो जैसे अपने मुंह पर टेप लगाकर आई थी, बस हर चीज़ को घूरती जा रही थी। उसकी हर नज़र में, हर अदा में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। माँ बेटी आपस में कानाफूसी कर रही थी। आंटी ने तमन्ना से कहा कि सब कुछ ठीक लग रहा है या नहीं। तमन्ना ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि हम अपने भाई की शादी जैसे धूमधाम से करवाना चाहते थे, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल अंदर से टूटता जा रहा था। वो मेरे लिए जो शादी के कपड़े लेकर आई थी बड़े ही सिंपल थे। मेरी मम्मी ने मुझे अपने जेवरों पर पॉलिश करवाकर पहना दिए थे। मैं जानती थी कि आंटी को ये सादगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। शादी की रस्में धीरे धीरे होने लगी थी। मेरी ज़िंदगी अमन के साथ जुड़ने जा रही थी। हमारा निकाह शुरू हो चुका था। मेरा नाम अमन के साथ जोड़ा जा रहा था। जब मेरे हक महर का ऐलान हुआ
तो आंटी ने अपना मुंह दबाते हुए कहा, अरे महर की क्या ज़रूरत है, और ये लड़की तो महर की हैसियत भी नहीं रखती। जब ये लड़की हमारे घर कुछ लेकर ही नहीं आ रही तो मेरा बेटा इसे महर क्यों देगा। वैसे भी दहेज के नाम पर एक कील भी नहीं दी जा रही है इसको, खाली हाथी तो जा रही है ये हमारे घर। ये सुनकर वहाँ मौजूद मेरे माँ बाप भी हैरान रह गए थे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन था, लेकिन आंटी ने मेरी खुशियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने अपने आंसू रोक लिए क्योंकि मैं उन्हें अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहती थी। पहले कुछ देर तक वहाँ खामोशी छाई रही। फिर अमन ने कहा कि मम्मी आप ये क्या कह रही हो। मेरी मम्मी कहने लगी कि देखो बहन, तुम तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जानती हो ना। मैंने अपनी बेटी को सिर्फ अपने पुराने जेवर दिए हैं और थोड़ा सामान भी है, उसे तुम देख लो, गाड़ी में रखवा दिया है। ये सुनकर तो आंटी आग बबूला हो गई और कहने लगी, तो इतना सामान भी क्यों दे दिया, इसकी भी क्या ज़रूरत थी। हमारे सपने तो अपने बेटे के लिए कुछ और ही थे, मगर तुम्हारी बेटी हमारे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। चलो ठीक है, जैसा भी है, शादी हो रही है तो होने दो। इस पर आंटी खामोश हो गई और वहाँ पर मौजूद सारे लोग भी। अमन और मेरा निकाह पूरा हो चुका था। वो और भी बातें कहना चाहती थी, लेकिन अमन ने अपनी मम्मी को खामोश करवाया और जैसे तैसे शादी की रस्मों को पूरा किया गया। शादी पूरी होते ही सबके सामने सबके बीच अमन ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और एक सोने की चेन मेरे गले में पहनाते हुए कहने लगा कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी। उस वक्त मैं सारी कड़वी बातें, सारी बेइज्जती, सब कुछ भूल गई थी। अमन के शब्द मेरे दिल में उतर गए थे। वो चेन सोने की थी, लेकिन उसकी छुअन ने मुझे भी सोने का बना दिया था। पीछे से आंटी की आवाज़ आई, बस अब ये ड्रामा ख़त्म करो। अमन, हम लोगों को खाना भी खाना है या सिर्फ यही सारे ड्रामे करके वापस चले जाना है। तमन्ना ने हंसते हुए कहा, भाई तो अभी से ही इसके दीवाने हो गए हैं। अमन ने मुड़कर आंटी की तरफ देखा, मम्मी ये मेरी पत्नी है, आप लोगों को ये सब देखकर खुशी महसूस नहीं होती तो कम से कम खामोश रहिए। आंटी का चेहरा पीला पड़ गया था, मगर वो खामोश रहीं। मैंने महसूस किया था कि अमन ने उन्हें पहली बार जवाब दिया था। उसके बाद खाने का समय आया। हमारे रिश्तेदार और मेहमान तो कम थे, लेकिन बारात के लोग ज़्यादा बुलाए गए थे। लेकिन हर किसी का मूड ख़राब था, जैसे सादगी उन्हें शर्मिंदा कर रही हो। तमन्ना ने एक तरफ बैठे हुए कहा कि मम्मी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लड़की के साथ मेरे भाई की शादी होगी। न बढ़िया सा मैरिज हॉल, न डिज़ाइनर कपड़े और न ही ज्वेलरी, कुछ भी नसीब नहीं हुआ इसे। और दुल्हन भी बिल्कुल मामूली सी। मैंने तमन्ना की हर बात सुनी, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि वो लोग इसी तरह की बातें करती हैं। मुझे विदा करके अपनी ससुराल ले आया गया था। विदाई के समय मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा, ससुराल में खुशी मिले या ना मिले, लेकिन एडजस्ट करना और वहाँ सब्र करके रहना। जब मुझे ससुराल लाया गया और मेरी बराबर में मेरे पति को बैठा दिया गया, तो उन्होंने कहा कि खुशी, मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी माँ और बहन की इस तरह की बातों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें बेइज्जत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने पहली बार धीरे से जवाब दिया कि अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस घर में किसी ने भी मेरा इस तरह से स्वागत नहीं किया था जैसे एक दुल्हन का होता है। बस मुझे सीधा ले जाकर अमन के कमरे में बैठा दिया गया था। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन मेरे दिल की तरह बिल्कुल खामोश था। थोड़ी देर के बाद अमन कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने अपनी मोहब्बत से मेरे दिल को जीत लिया और मेरे दिल से अपनी माँ के सख्त बिहेवियर को ख़त्म कर दिया। शादी के दूसरे दिन सुबह के समय जब मेरी आँख खुली तो अमन मेरे सामने बैठे हुए थे, खामोशी से मुझे देख रहे थे और मैं कहने लगी कि क्या हुआ है आपको। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमसे मेरी शादी हो गई है। मैंने उनकी मोहब्बत की शिद्दत महसूस की। उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा कि मैं कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। उन्होंने वादा तो दिल से किया था, लेकिन हालात हमेशा वादों के काबिल नहीं होते। उस दिन जब मैं नीचे गई तो मेरी सास किचन में खड़ी हुई थी। मेरे आने पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और तमन्ना भी इधर उधर टहल रही थी। मुझे देखते ही आंटी ने कहा कि उठ गई महारानी। मैंने कहा कि आंटी, अगर कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। उन्होंने कहा कि अच्छा, इसलिए दहेज के नाम पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। वो यही साबित करना चाहते हैं कि तुम काफ़ी काम की हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। फिर मुझे अपने माता पिता की बेबसी याद आई। वो दिन रात एक एक करके मुझे इज्जत से विदा कर देना चाहते थे। इतने में ही तमन्ना ने हंसते हुए कहा, मम्मी, आपको क्या लगता है
जिसने कपड़े भी दूसरों की उतरन पहनी हो, वो हमारे घर को कैसे संभालेगी। अमन कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बस प्रार्थना कर रही थी कि वो आ जाएं। शाम को जब वो घर आए तो मुस्कुराकर मेरे पास आए और कहने लगे कि दिन कैसा गुजरा तुम्हारा। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन कमरे में आकर मैंने उनको सब कुछ बता दिया। आंटी का चेहरा और तमन्ना की बातें, सब कुछ। मेरी बातें सुनकर अमन का चेहरा सीरियस हो गया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मम्मी से वादा किया था कि मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर वो मेरी पत्नी को इज्जत नहीं देंगी तो मुझे मजबूरन अपनी मोहब्बत को चुनना पड़ेगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपकी मम्मी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि कभी आप कुछ गलत न समझना। उन्होंने कहा कि तुम शिकायत भी करोगी, मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अगले दिन जब आंटी ने देखा कि अमन मेरे साथ कमरे में मौजूद है, वो तेज़ कदमों से आई और अमन से कहने लगी कि अमन, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए हो। अमन ने कहा कि नहीं मम्मी, आज मैंने छुट्टी ली है, अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आंटी ने कहा, ओहो, अब तो सारा समय अपनी पत्नी के साथ ही बिताया जाएगा, माँ और बहन तो अब बोझ लगने लगेंगी। अमन ने कड़े शब्दों में कहा, मम्मी, मेरी पत्नी के बारे में इस तरह मत कहिए, वो मेरी जीवन साथी है। इतने में ही तमन्ना भी कमरे में आ गई और कहने लगी कि वाह भैया, कल तक तो हम आपके लिए बहुत स्पेशल थे, अब ये लड़की हो गई है। अमन ने साफ साफ कहा कि अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, लेकिन मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत कहो। वो समय मेरे लिए बहुत सुकून का था। एक तरफ मेरी नंद और सास के कड़क शब्द, दूसरी तरफ मेरे पति अमन का मजबूत साथ। लेकिन मोहब्बत सिर्फ शब्दों से नहीं, हालात से भी आजमाई जाती है। मेरी सास ने मुझे एक पुराना सूट निकाल कर दिया और कहने लगी कि बस तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। मैंने अपनी सास के दिए हुए कपड़े तो खामोशी से ले लिए थे, लेकिन मेरे पति जो कि दुबई में काम किया करते थे, मेरे लिए एक स्पेशल सूट लेकर आए थे। उन्होंने मुझे उसे गिफ्ट किया और कहने लगे, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। आंटी ने तब ये सब कुछ देख लिया था। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये क्या नाइंसाफ़ी है, अब क्या हर चीज़ तुम्हारी पत्नी के लिए ही होगी। अमन ने कहा, मम्मी, ये मेरी पत्नी है और उसे खुश रखना मेरा फ़र्ज़ है। मेरी नंद का चेहरा पीला पड़ गया। वो कहने लगी, मम्मी, मुझे तो कभी भाई ने कुछ लाकर नहीं दिया और इसके लिए देखो क्या क्या आ रहा है। आंटी ने कहा कि बेटा बस सब्र करो, ये सिर्फ शादी के शुरुआती दिन है, बाद में पता चलेगा कि इन दोनों की मोहब्बत कहाँ तक जाती है। अमन अभी कुछ कहना ही चाहते थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें खामोश करवा दिया। धीरे धीरे शादी को 3 महीने गुजर गए थे जब एक रात अमन ने कहा कि खुशी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि मेरी दुबई की कंपनी मुझे बुला रही है, मुझे वहाँ काम करने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मैं तो जैसे खामोश हो गई थी। मैंने कहा, कितने दिन के लिए। उन्होंने कहा, शायद 4-5 महीने के लिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा कि मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहोगी, लेकिन हमेशा मेरे दिल में पाई जाओगी। मैं रोज़ तुमसे फ़ोन पर बात किया करूँगा, तुमसे वादा करता हूँ, और हर छुट्टी पर यहाँ आऊँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अमन के जाने का दिन आया तो मैंने खुद पर कंट्रोल किया, लेकिन उनके जाने से सब कुछ जैसे बदल गया था। कमरा खाली हो गया था, घर में सुनसान लगने लगी थी। शाम के समय आंटी मेरे कमरे में आई और मुझे ताने देने लगी। कहने लगी कि अच्छा हुआ बेटा चला गया, अब देखेंगी कि तुमसे क्या क्या आता है। तमन्ना भी कहने लगी कि अब हम भी देखेंगे, जो इतने नखरे दिखाया करती थी वो अपने पति के बिना कैसे रहेगी। मैं खामोश रही क्योंकि मैं किसी से भी लड़ नहीं सकती थी। अमन के पीछे तो ये लोग जैसे मेरे लिए और ज़्यादा खतरा साबित हो गई थी। अगले दिन आंटी फिर से मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे हाथ में मेरा बैंक स्टेटमेंट देखा और कहने लगी कि ये सब क्या है, कि अमन ने तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवाया है। मैंने धीरे से कहा कि जी, वो हर महीने मेरे खर्चे के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। आंटी ने कड़क शब्दों में कहा, ये मेरे बेटे की कमाई है, तुम्हारे लिए नहीं। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, समझी तुम। मैंने कहा, लेकिन आंटी, ये तो मेरी ज़रूरत के लिए है, अमन ने खुद कहा था। तमन्ना बोल पड़ी और कहने लगी कि बस करो अब, तुम हमें सिखाओगी कि हमारा भाई क्या करे। ये पैसे घर के हैं, इसलिए इन पर हमारा हक बनता है। मैंने मोबाइल उठाकर अमन को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। मैंने उनको बता दिया कि आपकी मम्मी कह रही थी कि मेरे अकाउंट के पैसे उनको चाहिए। अमन ने कहा, खुशी, वो पैसे तुम्हारे लिए हैं, अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो मुझे बता देना, मैं ऐसा बंदोबस्त कर लूँगा
कि उन पैसों के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से वापस आ जाइए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अगले कुछ दिनों में आंटी और तमन्ना का बिहेवियर और ज़्यादा ख़राब होता गया। हर बार जब भी कोई चीज़ बाहर से आती तो वो दोनों कहती कि दुबई से आ रहा है ना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ। मेरे ससुर जी भी कहते कि हमारा बेटा बहुत फिजूल खर्ची करने लगा है इस लड़की पर। खामोशी से सबकी बातें मैं सुनती रहती थी, लेकिन मेरे दिल में हर शब्द चुभता था। एक दिन अमन ने मेरे लिए एक पार्सल भेजा। उसमें मेरे लिए कपड़े, मेकअप का सामान और एंड्रॉयड वॉच थी। तो तमन्ना ने पार्सल मेरे हाथ से छीन लिया और उसे खोलते हुए कहा कि भाई के लिए लगता है हम तो जैसे मर गए हैं, जो हमारे लिए कभी कुछ नहीं भेजते। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि ये मेरे लिए आया है। आंटी गुस्से से कहने लगी, तो क्या हुआ, वो हमारा बेटा है, जो कुछ भेजेगा उस सब पर हमारा ही तो हक है। उस दिन पहली बार मैंने गहराई से सोचा था कि ये घर मेरा नहीं है बल्कि मेरे पति का है, और अब तो वो यहाँ पर नहीं थे। मेरी अमन से फ़ोन पर बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि अमन, जब तक आप यहाँ पर नहीं होते तो यहाँ सब कुछ मुझे बदला बदला सा लगता है। उन्होंने कहा कि खुशी, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों की शरीर की दूरी है, लेकिन दिल तो हम दोनों का एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैंने रोते हुए कहा कि दिल को तो यकीन है, मेरी आंखें रोज़ आपको ढूंढती हैं। अमन से मेरी रोज़ बात होती थी। वो हर छोटी छोटी बात मुझसे पूछते थे, लेकिन दिन का समय बड़ी मुश्किल से गुजरता था और वह दोनों माँ बेटी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत भारी लगने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरे पति मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगे थे, जैसे हर समय उन्हें मेरी बहुत याद आती हो। एक दिन शाम के समय दोबारा से पार्सल आया, बड़ा सा बॉक्स जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने खामोशी से लिया और अपने कमरे में ले गई। कमरा बंद किया, बॉक्स ओपन किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे लिए बहुत खूबसूरत सी साड़ी भेजी थी और थोड़ा सा महंगा वाला मेकअप भी था, कुछ परफ्यूम्स भी थे और साथ ही उसमें एक लेटर भी रखा हुआ था कि तुम्हारी स्माइल मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए है, अमन। मैंने वो लेटर अपने दिल से लगा लिया था। मुझे लगा कि जैसे मेरे पति कहीं आसपास हैं। मैंने वो सामान अपनी अलमारी में रख दिया था और अगले दिन जब सब सो रहे थे तो खामोशी से अपने लिए कपड़े निकाले और उनको पहनकर तैयार हो गई। तमन्ना ने जब मुझे तैयार देखा तो वो कहने लगी कि ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए। मैंने कहा अमन ने भेजे थे, दुबई से। वो हंसकर कहने लगी कि भाई तो पूरे के पूरे तुम्हारे होकर रह गए, हमें तो उन्होंने पराया बना दिया। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश रही, लेकिन शाम तक ये बात आंटी तक जा पहुंची। आंटी गुस्से से मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मेरा बेटा आखिर तुम्हें कितना सामान भेजेगा, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि क्या आ रहा है और क्या नहीं। मैंने कहा आंटी, अमन ने मेरे लिए भेजे हैं, मेरा कुछ पर्सनल सामान है। उन्होंने कहा पर्सनल? ये हमारे बेटे की कमाई है और तुम उसे पर्सनल कह रही हो? ये सारा सामान हमारा है। तमन्ना पीछे से कहने लगी, मैं ये साड़ी रख लेती हूँ, भाई ने जो भेजी है। वैसे भी इनको तो काफ़ी सामान भेज दिया, कुछ हमारे लिए भी तो होना चाहिए ना। मैंने उसे रोकने की कोशिश की कि नहीं, ये सब मेरा है, अमन ने ख़ास तौर पर मेरे लिए भेजा है। तमन्ना की आंखें तंग हो गईं, कहने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा, जो हमारा भाई भेजेगा क्या सब कुछ तुम्हारा ही है, हम क्या उनके गैर हैं? आंटी ने आगे बढ़कर अलमारी खोली और कहने लगी कि मैं देखूंगी कि आखिर क्या आया है। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ गई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी और कहा कि प्लीज़ आंटी, ये सारा सामान मेरा है। लेकिन उन्होंने मुझे दूर को धक्का दिया कि तुम यहाँ की महारानी नहीं हो, हद में रहा करो। इतने में ही मेरा मोबाइल बजने लगा। अमन का फ़ोन आया था। मैंने कांपते हुए हाथों से फ़ोन रिसीव किया, जिसमें मेरी आवाज़ भी कांप रही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ नोटिस कर लिया और कहने लगे कि क्या हुआ खुशी, क्या कोई परेशानी है? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा कि आपकी मम्मी और बहन मेरे गिफ्ट्स लेने की कोशिश कर रही हैं। इतने में ही अमन की आवाज़ बदल गई। उन्होंने कहा फ़ोन स्पीकर पर करो, तो मैंने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। उनकी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उन्होंने कहा, मम्मी आप मेरी पत्नी के सामान को हाथ मत लगाइए, मैंने ये सब कुछ उसके लिए भेजा है, आपको ये हक नहीं कि इसकी इजाज़त के बिना उसके सामान को हाथ भी लगाएं। आंटी ने चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, क्या यही लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ है? अमन ने कड़क शब्दों में कहा, मम्मी खुशी भी मेरी है और आप लोग भी मेरे हो। आपकी इज्जत मेरी नज़रों में तभी हो सकती है जब आप उसकी इज्जत करना सीख लें। मेरी नंद गुस्से से कहने लगी कि भाई
मैं भी तो आपकी बहन हूँ। अमन ने कहा कि बहन हो तो बहन के तरीके से रहा करो ना। क्या वो घर सिर्फ मेरी पत्नी की दुश्मनी के लिए बना हुआ है? कमरे में खामोशी छा गई। मैंने धीरे से स्पीकर बंद किया और अपने कान से मोबाइल लगाया। कहा, अमन आपका शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें किसी के भी आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। फ़ोन बंद हुआ तो आंटी ने मेरी तरफ देखा, जैसे उनको मुझसे कोई गहरा बदला लेना हो। फिर वो कमरे से निकल गई थी। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरे पति का साथ मेरे लिए हर अंधेरे का चिराग है। अमन के फ़ोन के बाद कुछ दिन जैसे आंटी और तमन्ना ने खामोशी साध ली थी, लेकिन उनकी आंखों की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। तमन्ना हर बात में मुझे ताने दिया करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। जब तमन्ना मेरे कमरे में आई, उसके हाथ में वो सूट था जो स्पेशली अमन ने मेरे लिए दुबई से भेजा था। मैंने चौंक कर कहा, तमन्ना, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने कहा कि मैंने खुद ही तुम्हारी अलमारी से ले लिया। तुम्हारे पास सब कुछ है, कुछ हमारे पास भी तो होना चाहिए ना। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से अपना सूट छीनने की कोशिश की और कहा कि ये मेरा है। अमन ने कहा था कि ये किसी और को मत देना। तमन्ना ने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहने लगी, तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? गरीब घर से आई हो और यहाँ आकर खुद को महारानी समझ रही हो। मैंने उसके हाथ से कपड़े खींचने की कोशिश की और कहा कि छोड़ो, ज़बरदस्ती मत करो। तमन्ना ने ज़ोर से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि खबरदार, मेरे भाई की पत्नी होने का ये मतलब नहीं है कि तुम हमें नीचा दिखाओ। मैं अपना कंट्रोल खो बैठी। मेरे अंदर की सारी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। गुस्से में आकर मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ तमन्ना के गाल पर लगा दिया। वो एक झटके से पीछे हटी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके थप्पड़ लग चुका है। उसी समय आंटी कमरे में आई तो उसने रोते हुए उनको सब कुछ बता दिया कि इसने मुझे मारा है। आंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मैंने कहा, आंटी, ये मुझे परेशान कर रही थी। इसने मेरी अलमारी से मेरी इजाज़त के बिना कपड़े निकाल लिए। मैंने तो इसे सिर्फ रोकने की कोशिश की है। आंटी ने आगे बढ़कर मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया। कहने लगी कि अब तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश की है या फिर तुम्हें हमेशा बदतमीज़ी करनी ही सिखाई है? मैंने आंटी से हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की और कहा कि आंटी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उन्होंने गुस्से में कमरे से बाहर कदम बढ़ाए और वापस आईं तो उनके हाथ में एसिड की बोतल थी। मैं कुछ समझने से पहले ही पीछे हटने लगी। मैंने झुंझलाकर कहा कि आंटी, आप क्या कर रही हैं? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि इस चेहरे का घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है जिस पर मेरा बेटा दीवाना है। इससे पहले कि मैं बचा पाती, आंटी ने एसिड की बोतल खोलकर मेरे चेहरे पर डाल दी। एक तेज़ चीख मेरे मुंह से निकली और दुनिया जैसे खामोश हो गई। जलता हुआ चेहरा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा। मेरे होश उड़ गए थे। मैं ज़मीन पर गिरती चली गई, चीखती रही, बिलखती रही, तड़पती रही। तमन्ना ने घबराकर कहा कि मम्मी, आपने ये क्या कर दिया? मेरी सास के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। ये इसी काबिल है। ये लड़की अपनी हद पार कर चुकी थी। मैं उनकी सारी बातें सुन रही थी। बस जलता हुआ चेहरा और दर्द पूरे शरीर में फैल रहा था। मेरे हाथों ने खुद ब खुद चेहरा छुपाना चाहा, मगर मेरे हाथों पर भी एसिड लग चुका था। मेरे शरीर में कपकपाहट, आंखों में धुंधलाहट और दर्द के साथ तन्हाई, जिसमें मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर मैं काफ़ी देर दर्द बर्दाश्त करते करते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अस्पताल में आंखें खोली थी। मेरे सामने मेरी नंद और ससुर खड़े हुए थे। मेरे पूरे चेहरे पर पट्टी कर दी गई थी। मुझे होश में आते हुए देखकर ससुर जी और तमन्ना दोनों कमरे से बाहर चले गए। 4-5 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे चेहरे की पट्टी भी हटा दी गई थी। घर आकर जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली, क्योंकि मेरा पूरा चेहरा बेकार हो चुका था। मैं अपने चेहरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि अगर मेरा कसूर सिर्फ ये था कि किसी ने मुझसे मोहब्बत की, अब ऊपर वाला ही मेरा इंसाफ करेगा। मेरे चेहरे की खूबसूरती जिस पर नज़र रुकी थी, अब एक तमाशा बन गई थी और एक जिंदा लाश थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और उस कमरे के अंदर खुद को कैद कर लिया। मेरे ससुर जी मुझ पर रहम खाकर मुझे अस्पताल लेकर चले गए थे, लेकिन अब मुझे किसी के रहम की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वक्त मेरा मजाक बना रहा है। कई दिनों से कोई मेरे पास नहीं आया था। न मुझे खाना पानी दिया गया था और न ही तसल्ली का एक शब्द। मुझे तो जैसे इस घर के लोग भूल ही गए थे। मेरा फ़ोन पहले ही दिन छीन लिया गया था और मैं जैसे दुनिया से ख़त्म कर दी गई थी।
मेरी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पूरी तरह से बेकार हो चुका था। बस उस दिन के बाद कभी मैंने अपने आप को दोबारा देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था कि ये मैं हूँ। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तमन्ना। तमन्ना की आवाज़ थी, जिसने कहा, मम्मी, इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कहीं मर ना जाए। आंटी ने कहा कि अरे मरने दो, मर भी गई तो हमारा ही फ़ायदा होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल में एक ठंडी आह भरी। मेरी खूबसूरती तो इन लोगों ने बर्बाद कर दी थी। अब तो इन्हें मेरी जान भी बोझ लगने लगी थी। उसी रात धीरे से दरवाज़ा खुला। मैंने देखा तो तमन्ना थी। उसके हाथ में खाने की थाली थी और एक गिलास में पानी। उसने खाने की प्लेट ज़मीन पर रखते हुए कहा कि ये लो, खाना खा लो, वरना मर जाओगी। वैसे भी मम्मी कहती हैं कि अगर तुम मर भी गई तो हमारा ही नाम बदनाम होगा। मैंने उसकी तरफ एक टूटे हुए इंसान की तरह देखा और कहा कि तमन्ना, आखिर मेरा कसूर क्या था? वो कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी, भाई की मोहब्बत, बस वही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि क्या सुंदर होना पाप है? उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस खाना देकर कमरे से चली गई। वो पूरी रात मेरी रोते हुए गुजर गई थी। पानी के एक एक घूंट पर मैंने अपने सपने बहा दिए और हर निवाले पर अपनी उम्मीदें मिटा दी। इस कमरे की हर दीवार मेरी गवाह थी और छत मेरी खामोशी चीखों की साथी थी। 2-3 दिन और गुजर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और हिम्मत करके अपना चेहरा देखा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं वो खुशी नहीं रही थी जिसे देखकर सब खूबसूरती की तारीफ़ किया करते थे। जो चेहरा मेरे सामने था वो किसी पुरानी सज़ा का निशान था। मेरे अंदर से एक चीख निकली, अमन, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। काश मैं तुमसे बात कर सकती, तुम्हें अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बता देती, मगर मुझसे तो फ़ोन भी पहले ही छीन लिया गया था। अगले दिन आकर आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वो घमंड के साथ कहने लगीं कि ठीक हो गई या भी कुछ और करना बाकी रह गया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करने के अंदाज में कहा कि आंटी, सिर्फ मेरी एक बार अमन से बात करवा दीजिए। अमन, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है वो ये सब देखकर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? तुम अब किसी के काबिल नहीं रही हो। मैंने पलटकर कहा कि आप ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा पति इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि सच जाने बिना ही फैसला कर दे। आंटी ने सख्त शब्दों में कहा कि सच तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा और सच तुम्हारे जले हुए चेहरे से पहले ही मिट चुका है। मैं अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी और दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि मेरी आवाज़ अमन तक पहुंच जाए। अगर ज़ुबान छीन ली गई है तो किसी और तरीके से सच बोलने की ताकत दे। मेरा चेहरा बदसूरत हो चुका था, लेकिन मेरी असली पहचान अब शुरू हुई थी। अगले दिन घर में एक अजीब सा शोर मचने लगा। एक अजीब सी हलचल हुई। तमन्ना तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। आंटी ने अपना दुपट्टा संभाला और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। वो आवाज़ मुझे महसूस होने लगी और फिर वो जानी पहचानी खुशबू जिसने मेरे बंद कमरे को भी खोल दिया था। अमन वापस आ चुके थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कई दिनों की प्यास जैसे एक लम्हे में ख़त्म हो गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाजे के करीब गई। कुछ ही समय बाद दरवाज़ा खुला और वो कमरे के अंदर आया और मेरी आंखों के सामने आकर जैसे वो रुक गया हो। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं, फिर चेहरे की तरफ गईं और फिर एक कदम पीछे हट गया। ये क्या हुआ है खुशी? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैं बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे मेरे अंदर ही दबकर रह गई थी और अपने पति को सच बताना चाहती थी कि उनके पीछे मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन मेरे होंठ, मेरी ज़ुबान, मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैंने बोलने की बहुत कोशिश की अमन, मगर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरी आवाज़ जैसे कहीं दब गई थी। उसी समय आंटी मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर दुख और आंखों में झूठे आंसू थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम आ तो गए हो, लेकिन देख लो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी ने क्या गुल खिलाए हैं। अमन ने हैरानी से कहा कि मम्मी, आपका क्या मतलब है? ये सब कैसे हुआ? आंटी ने धीरे धीरे झूठ का जाल बिछाना शुरू कर दिया। कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद हमें शक हुआ कि ये फ़ोन पर किसी से बातें करती है। तमन्ना ने एक दिन इसकी बातें सुन ली थी। जब हमने इससे पूछा तो इसने बजाय शर्मिंदा होने के तुम्हारी बहन पर हाथ उठा लिया। फिर ऊपर वाले ने इसे इसके किए की सज़ा दे दी। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन का चेहरा सीरियस हो गया था। वो मेरी तरफ देखते रहे। मैं सिर्फ आंखों में रिक्वेस्ट लेकर उन्हें देख रही थी। उनसे बार बार कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके आगे मैं कुछ न बोल सकी। मेरी आवाज़ नहीं निकल सकी, सिर्फ होंठ कांप रहे थे।
अमन ने मुश्किल से पूछा, क्या ये सब सच है? आंटी कहने लगी कि हाँ बेटा, अगर झूठ होता तो इसके चेहरे का ये हाल ना होता। ऊपर वाले ने इसे इसकी गलती की सज़ा दी है। आंटी और तमन्ना सामने खड़ी रहीं। उनकी नज़र नीची थी, लेकिन होठों पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी। अमन धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। वो मेरे करीब आकर रुक गया और कहने लगा कि तुमने सच में मुझे धोखा दिया। मैंने अपनी आवाज़ निकाली, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल सकी, सिर्फ डर भरी आह निकली। मैंने हाथ बढ़ाया, शायद वो मेरा हाथ थाम ले, शायद वो मेरी खामोशी को पहचान जाए, मगर उसने अपने कदम पीछे कर लिए। मुझे कुछ वक्त दो, इतना कहकर वो पलट गया। आंटी ने जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुझ जैसों को सच बोलने की कीमत ही चुकाई जाती है। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी ताकत थी, लेकिन अब नहीं रही। अब तुम भी इस घर में सिर्फ एक बोझ हो। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। मेरे शब्द जैसे भारी हो गए थे, दिल जैसे खाली हो गया था। मैंने आंखें बंद की और मैं बार बार आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह मन को मेरी सच्चाई पता चल जाए। मेरा पति जा चुका था। मैं इस कमरे में अकेली थी, मगर अब की बार खामोशी के साथ एक नई परेशानी भी थी। वो शक, वो बेयकीनी जो किसी सच्चे रिश्ते को मिट्टी में मिला सकती थी। सच की ज़ुबान जल चुकी थी और इल्ज़ाम की ज़बान हंस रही थी। दिन गुजर गए थे। अमन वापस कमरे में नहीं आए। मेरी आंखें हर कदम उनकी आहट पर लगी रहती थी, मगर फिर नीचे झुक जाती। उम्मीद की किरण अब ख़त्म होती जा रही थी। एक शाम दरवाज़ा खुला। अमन कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्होंने मुझे हैरानी से देखा और कहने लगे कि मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें डाइवोर्स देकर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो डायरेक्टली ऐसा बोल दिया था। उन्होंने कहा कि कभी तुम मेरी मोहब्बत हुआ करती थी, जिस पर मैं मर मिटा था, लेकिन तुम तो एक धोखेबाज और झूठी औरत हो। झूठ बोलने के अलावा तुमने कभी कुछ नहीं किया। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरे घर में भी नहीं रहोगी। अभी मैं उनसे कुछ कह रही थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खचेड़ते हुए घर के दरवाजे तक ले आए और ज़ोर से मुझे घर से बाहर धकेल दिया। आंटी और तमन्ना और मेरे ससुर जी ये सब कुछ खड़े हुए अपनी आंखों से देख रहे थे, मगर किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मेरी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, मगर मेरा पति कहने लगा कि अब तो मेरी कुछ नहीं रही हो। वो तो अपना सामान लेकर वहाँ से जा चुका था, लेकिन मेरी सास, नंद और मेरे ससुर तीनों आंखों ही आंखों में मेरा मजाक बना रहे थे। आंटी ने अच्छी तरह से अपने बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया था, तभी तो वो मुझे छोड़कर और डाइवोर्स देकर चला गया। मगर अब तो वो जा चुका था और मैं उसके सारे वादों और दावों को झूठा होते हुए देख रही थी। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मेरी सास ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया था और मैं वहीं बैठकर रो रही थी। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था। मोहल्ले के लोग मुझे देख रहे थे। तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा थपथपाया। मैंने जैसे ही देखा तो एक 10 साल की बच्ची थी। उसने कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि बस आगे नुक्कड़ वाले घर में ही रहती हूँ। वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ अपने घर ले आई थी। मैंने देखा कि इस घर में वो बिल्कुल अकेली थी। कहने लगी कि आप आराम से यहाँ पर बैठो, रात तक मेरे पापा घर वापस आ जाएंगे। मैं काफ़ी देर उसके पास बैठी रही और फिर अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचती रही। मेरा मोहब्बत से विश्वास उठ गया था। वो इंसान जो हमेशा मुझसे कहा करता था कि हमेशा मेरे साथ है, अब एक पल में मेरे लिए पराया हो गया था। उसने कभी मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उस पर ही यकीन किया जो दूसरों ने उसे बताया। रात के समय इस लड़की के पिता जब घर आए तो मैंने देखा कि वो लगभग 40 साल की उम्र के मर्द थे। मुझे देखकर चौंक गए तो उनकी बेटी ने बताया कि ये आंटी अपने घर से बाहर बैठी रो रही थी। मुझे इन पर तरस आ गया तो मैं उनको अपने साथ यहाँ लेकर आ गई। उस आदमी का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं इन लोगों के घर में कई दिन तक रही। इस आदमी ने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा और बेटी जो हमेशा मेरे साथ घुली मिली रहती थी, मैं इनके घर में अपना चेहरा छुपाकर रहती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए जब इस लड़की के पिता ने मुझसे कहा कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कभी आप बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब आपकी हकीकत ये है। मगर मुझे आपके ऐसे चेहरे से कोई परेशानी नहीं है। इंसान की खूबसूरती उसके दिल से जाहिर होती है, ना कि चेहरे से।
मैंने देखा कि आप मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। मेरी बेटी आपकी दीवानी हो गई है। मेरी पत्नी मेरी बेटी के जन्म के समय मर गई थी। तब से मैंने इसकी परवरिश अकेले ही की है। जब से आप इस घर में आई हो, मेरी बेटी तो बहुत खुश रहने लगी है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भी मुझसे शादी करोगी? मैं सारी ज़िंदगी आपको अपनी पत्नी की हैसियत से इस घर में रखूँगा। आपको यहाँ इज्जत मान सम्मान सब मिलेगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। इसकी बेटी का नाम पिंकी था और पिंकी भी यही चाहती थी कि उसका पिता मुझसे शादी कर ले। इस बार मैंने अपने लिए फ़ैसला किया और इस आदमी के साथ शादी कर ली। इसके घर में इज्जत से रहने लगी। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती गई। मेरे लिए पिंकी के पिता से शादी करने का फ़ैसला सही साबित हुआ था। वो मुझसे उम्र में बड़े थे तो क्या हुआ, मेरा भी तो चेहरा बेकार हो चुका था। बस यही सोचकर कि मुझे समाज में अब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैंने फ़ौरन ही उनसे शादी कर ली थी। कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि अमन ने दूसरी शादी कर ली थी। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, बल्कि जाने से पहले उसने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उसे बहुत परेशान किया जा रहा है, जिस वजह से आंटी और उनके परिवार की बहुत बदनामी हुई। अमन की दुबई की नौकरी भी चली गई, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। उसका वीज़ा भी ख़राब हो गया और तमन्ना आज तक कुंवारी बैठी हुई है। उसकी ज़ुबान पर चर्चा पूरे मोहल्ले में है, इसलिए उसका कोई रिश्ता ही नहीं आता। आंटी को पता चल गया था कि मेरी शादी इसी मोहल्ले में हो गई है। भले ही मेरा पति उम्र में मुझसे बड़ा है, उसकी 10 साल की एक बेटी भी है, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आई। शायद समझ गई थी कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये इसी सब का सिला है जो उन्होंने मेरे साथ किया था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। जिस तरह मैं पहले खामोश रही, अपनी बेगुनाही साबित न कर सकी, इसी तरह मैंने आंटी को भी माफ़ नहीं किया और ना ही अपने घर के अंदर आने के लिए कहा, बल्कि उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उनकी आंखें माफ़ी जाहिर कर रही थी। मैं अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपनी ससुराल में खुश रहती हूँ। भले ही मेरा चेहरा बिगड़ चुका है, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी किस्मत फिर से संवार दी है, जो कि अब बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।